इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि पर्सनालिटी के पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है। हर एक व्यक्ति की पर्सनालिटी अलग-अलग होती है, तो क्यों है, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। इसको समझने के लिए मैं एक कहानी के माध्यम से आपको पर्सनालिटी के बारे में समझाना चाहता हूँ। एक व्यक्ति रहता है जो अपना नाम क्लार्क रॉकफेलर बताता है, जो कि जर्मनी का रहने वाला था और एक धोखेबाज इंसान था। लेकिन वो यूएसए चला जाता है और वहाँ पर अपने आप को वो रिच फैमिली में लोगों के बीच जो है बड़ी-बड़ी बातें करता है और अपने आप को इस तरीके से परिचित कराता है कि मैं बहुत ही वेल्दी फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ। वहाँ पर एक महिला से भी वो शादी कर लेता है, जिसकी वजह से यूएसए में उसको ग्रीन कार्ड मिल जाता है। इसके बाद उसको ऐसे टीवी सीरियल देखने बहुत ही पसंद है जिसमें अमीरी को दिखाया जाता है, रिच लोगों को दिखाया जाता है, उनके वेल्थ को दिखाया जाता है और ऐसे ही कैरेक्टर्स को वो बहुत ज़्यादा पसंद करता है। इसके अलावा फिर वो यूएसए में कुछ क्लब्स को जॉइन करता है जहाँ पर अमीर लोग आते हैं। उनके उस क्लब में वो फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ों पर बातचीत करता है। पैसे कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम अर्न कर सकते हैं, उस पर बातचीत करता है। इसके बाद वो कैलिफ़ोर्निया चला जाता है। कैलिफ़ोर्निया में वो बहुत ही एजुकेटेड महिला से शादी करता है, जो कि जिसकी अर्निंग बहुत अच्छी रहती है और कॉर्पोरेट में वो जॉब करती है। और वो लड़की भी जो है स्टैनफोर्ड और हार्वर्ड से पढ़ी हुई है। इसके बाद दोनों की शादी हो जाती है, फिर दोनों के बच्चे भी होते हैं। और लेकिन शादी के बाद क्लार्क रॉकफेलर का जो बिहेवियर है उसमें काफ़ी चेंज आने लगता है। तो उसकी जो वाइफ होती है उसको शक होता है क्लार्क रॉकफेलर पर और वो एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को हायर करती है पता लगाने के लिए कि ये क्लार्क रॉकफेलर की हिस्ट्री क्या है। ठीक है, क्योंकि पहले जिन लोगों से ये मिलता था, उनसे जिस तरीके से वो बातचीत करता था, लोग इसके ऊपर विश्वास कर लेते थे और ज़्यादा उसके बारे में ये सोचते नहीं थे कि कौन है, कहाँ से आया है। ये बात ही इस तरीके से करता था। फिर इसकी वाइफ ने जब प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को हायर किया और जो इन्वेस्टिगेटर था उसने बताया इसकी पूरी हिस्ट्री के बारे में, इसकी सच्चाई जब उसकी वाइफ को पता चलता है तो इसकी वाइफ जो है इसको डाइवोर्स दे देती है। इसके बाद इस पर केस भी चलता है कैलिफोर्निया में। 27 साल की इसको सज़ा होती है और बाद में ये अपने गुनाह को कबूल कर लेता है। तो इस कहानी में हमने देखा कि क्लार्क रॉकफेलर जो कि एक धोखेबाज इंसान होता है, अमेरिका में रिच लोगों के साथ अपने आप अपना जो रिलेशन है वो बना लेता है। लोग इसके ऊपर विश्वास भी कर लेते हैं। तो अब हमें यहाँ देखना चाहिए, यहाँ क्वेश्चन उठता है कि हम किसी भी व्यक्ति को कैसे समझ सकते हैं। एक तरफ तो धोखेबाज इंसान था, लेकिन दूसरे तरफ उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो लोगों के साथ घुल मिल जाता था। और यहाँ हम ये देख सकते हैं, हम सोच सकते हैं कि क्या एक व्यक्ति के अंदर जो है बुरे चीज़ें भी हो सकती हैं, डीप डार्क फोर्सेस भी हो सकते हैं, साथ ही साथ उसमें एबिलिटी भी है। ठीक है, ब्रिलियंट भी है वो इंसान। वो इंसान जो है चेंजेबल भी है, एडेप्टेबल भी है, मतलब परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को चेंज भी कर लेता है। ठीक है, मैनिपुलेट भी कर लेता है दूसरों को। ठीक है, और हर एक व्यक्ति के अंदर क्या एक बेईमान व्यक्ति भी छुपा होता है, कॉन मैन हाइड होता है, उसके अंदर छुपा हुआ रहता है। ये भी हम समझने की हमें कोशिश करनी चाहिए कि क्या एक व्यक्ति के अंदर ऐसा भी हो सकता है। यहाँ समझने वाली बात है कि जो है यहाँ पर हम एक चीज़ और भी समझ सकते हैं, क्या उसकी जो फैमिली है, जिनके लोगों के बीच में वो रहा करता था, जिस सोसाइटी में रहा करता था, जो अपब्रिंगिंग उसकी हुई है, क्या वो एक इंसान को एक डेंजरस कैरेक्टर के रूप में बना सकती है। क्योंकि इंसान एक सोसाइटी में रहता है, उसके जो है अलग अलग तरह के लोगों से वो मिलता है जुलता है, तो जैसे सोसाइटी में रहेगा, क्या सोसाइटी का इंसान के ऊपर प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है। तो हमें इस चीज़ को देखना पड़ेगा जब भी हम किसी भी व्यक्ति के पर्सनालिटी को देख रहे हैं। एक तो होती है ऊपर से पर्सनालिटी, पर्सन भी तो दो तरह का है। एक जो हम ऊपर से देखते हैं, मैंने कपड़ा पहना हुआ है, चश्मा लगाया हुआ है, मान लीजिए घड़ी पहनी हुई है, एक तो वो ऊपर वाली पर्सनालिटी दिखती है। लेकिन व्यक्ति अंदर से कैसा है, उसको हम कैसे समझेंगे। क्योंकि पर्सनालिटी हम ज़्यादातर बोल देते हैं कि कोई भी व्यक्ति को हम देखते हैं तो हम बोलते हैं उसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। तो ज़रूरी थोड़ी है कि जो व्यक्ति ऊपर से दिख रहा है अंदर से भी वो हो। क्या हमारी जो बायोलॉजी है
वो हमारे पर्सनालिटी को कोर को बनाती है, इसको भी समझना होगा। यहाँ पर भी मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है थाईलैंड की, जहाँ पर दो जुड़वा बच्चे पैदा हुए। एक का नाम था चैंग और एक का नाम था एंग। तो चैंग और एंग जुड़वा इस तरह से थे, जैसे आप लोगों ने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि कुछ बच्चे जन्म से पैदा होते हैं, जब पैदा होते हैं तो उनके सर के बाल आपस में जुड़े हुए होते हैं। कभी ना कभी आपने न्यूज़पेपर में ऐसी कुछ चीज़ें देखी होती हैं कि जो ट्विन्स पैदा होते हैं, जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं। इसी तरीके से चैंग और एंग भी आपस में जुड़े हुए थे। वो कमर से ये वाला पार्ट उनका जुड़ा हुआ था। ठीक है, उनके भी 2 हाथ थे, 2 पैर थे, बस आपस में जुड़े हुए थे। तो चैंग और एंग थे। 8 वर्ष की आयु में इनके माता पिता का निधन हो जाता है। चैंग और एंग जो है ये यूएसए चले जाते हैं। वहाँ के एक वहाँ प्रदर्शनी में वो हिस्सा लेते हैं। जो मेले में प्रदर्शनी होती है, लोगों को दिखाया जाता है, अपना आजीविका चलाने के लिए वो ऐसी जगह पर चले जाते हैं। और लोग उनको देख कर के स्तब्ध रह जाते हैं कि कैसे एक व्यक्ति इस तरह से हो सकता है। कई इंटरव्यू भी उनके लिए जाते हैं। ठीक है, और दोनों ही चूँकि आपस में जुड़े हुए हैं, तो दोनों का संबंध आपस में बहुत अच्छा रहता है। दोनों एक दूसरे के इमोशंस को समझते हैं और दोनों की ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही होती है। बाद में दोनों की शादी भी हो जाती है, दोनों के बच्चे भी हो जाते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद जो चैंग होता है, उसके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है। ठीक है, अब देखिए चैंग और एंग दोनों साथ में जुड़े हुए हैं, लेकिन चैंग के स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है। चैंग शराब पीने लगता है, ढेर सारी ऐसी चीज़ें चैंग के साथ होने लगती। लेकिन उसका दूसरा भाई जो एंग होता है, वो उसको पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता है। तो अब ऐसा ही चलता रहा, क्योंकि चैंग को शराब पीने की आदत पड़ चुकी थी। तो चैंग एक समय के बाद मर जाता है। कुछ ही घंटे बाद एंग भी मर जाता है। अब यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि चैंग और एंग दोनों ही जुड़वा थे। कंजॉइंट ट्विंस इन्हें बोला जाता था है। लेकिन और दोनों को ही एक जैसा जीन्स मिला, जीन जो होते हैं हमारे अंदर, और एक जैसा एनवायरनमेंट भी मिलता है। लेकिन फिर भी दोनों की पर्सनालिटी यूनिक है। ठीक है, जैसा कि और दूसरे ट्विंस में होता है, जो कि आपस में ट्विंस जो आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, उनमें भी पर्सनालिटी यूनिक होती है। और यहाँ पर चैंग और एंग की भी पर्सनालिटी यूनिक है, जबकि दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, दोनों की जीन एक जैसे हैं, दोनों के इन्वायरमेंट भी एक जैसा मिला। तो ऐसा क्यों हुआ? तो यहाँ पर सोचने वाली बात है कि ये जो इंडिविजुअलिटी है, ये कहाँ से आती है? आखिर कैसे हर एक व्यक्ति एक दूसरे से अलग है? ठीक है, कैसे ये चेंज होता है और कैसे ये डेवलप होता है? चैंग और एंग दोनों आपस में जुड़े हुए थे, लेकिन फिर भी दोनों की पर्सनालिटी अलग अलग है। एंग जो है पढ़ने में बहुत अच्छा है, और चैंग लेकिन जो है वो शराब पीता है। तो यहाँ पर समझने वाली बात है कि ये इंडिविजुअलिटी कहाँ से आती है, कैसे ये चेंज होती है, आखिर कौन से ऐसे साइकोलॉजिकल फोर्सेस थे जिन्होंने जिसमें चैंग जो है वो गलत राह पर गया और एंग जो है वो पढ़ाई कर रहा था, कुछ भी वो पढ़ रहा था, लेकिन दोनों में डिफरेंसेस है, दोनों के इंडिविजुअलिटी में, दोनों की पर्सनालिटी में। या फिर आप अपने ही बॉयफ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड को देख सकते हैं, क्या उनके अंदर भी क्लार्क रॉकफेलर जैसा कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो कि है तो अंदर से एक धोखेबाज इंसान, लेकिन अपने आप को एक वेल्दी पर्सन, बहुत ही ब्रिलियंट व्यक्ति के रूप में अपने आप को शो करता है। वो होता है, लोगों के अंदर हो सकता है। तो क्या हमने कभी जानने का ये प्रयास किया? तो यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि हमारा जो भी एजम्पशन होता है, हमारी जो भी धारणाएं होती हैं किसी भी इंडिविजुअल के डिफरेंसेस को लेकर के, अलग अलग इंडिविजुअल डिफरेंस है, ठीक है, उसका ओरिजिन अलग अलग तरीके से हुआ है, उसके प्रति जो हमारी खुद की धारणा होती है, ठीक है, उस और हमारी धारणा का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है कि हम सामने वाले व्यक्ति से, किसी भी व्यक्ति से हम किस तरह का व्यवहार करेंगे। और हमारी धारणाएं ही प्रभावित करती हैं कि हम कैसे समाज का निर्माण करने वाले हैं, हम कैसे कम्युनिटी के का स्ट्रक्चर हम कैसे बनाने वाले हैं। बेसिकली पर्सनालिटी साइकोलॉजी इस बात पर क्वेश्चन करती है कि हम एज ए इंडिविजुअल कैसे यूनिक हैं। ठीक है, और या फिर दूसरे शब्दों में हम कहें कि एक पर्सन होने का क्या मतलब है, एक पर्सन क्यों जो है वो यूनिक क्यों है। ठीक है,
हमारा जो सेल्फ है उसका नेचर क्या है। जो पर्सनालिटी साइकोलॉजी है इसमें हम इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। एक पर्सनालिटी साइकोलॉजिस्ट इन्हीं क्वेश्चन के आंसर पर बात करते हैं। तो जो पर्सनालिटी साइकोलॉजिस्ट होते हैं वे इस बात पर स्टडी करते हैं कि एक व्यक्ति जो है अलग अलग तरह से बिहेवियर क्यों कर रहा है, अलग व्यक्ति क्यों अलग बिहेव कर रहा है, एक दूसरा व्यक्ति क्यों अलग तरह से बिहेव कर रहा है। ये ज़्यादा फिलोसॉफिकल चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं, बल्कि एक पर्सनालिटी साइकोलॉजिस्ट इस बात पर ध्यान देते हैं जो चीज़ें ऑब्जर्वेबल हैं, जो मेजरेबल हैं, जैसे हमारे थॉट्स, हमारी फीलिंग्स, हमारे बिहेवियर, इन सब चीज़ों पर स्टडी करके वो व्यक्ति के पर्सनालिटी को बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है। तो पर्सनालिटी साइकोलॉजी जो है एक साइंटिफिक स्टडी है, साइकोलॉजिकल फोर्सेस जो कि एक व्यक्ति कैसे यूनिक है अपने आप में, इसकी स्टडी किया जाता है पर्सनालिटी साइकोलॉजी में। तो इस तरीके से जो हमारे पर्सनालिटी साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने काफ़ी स्टडी की और उन्होंने ऐसे 8 की एस्पेक्ट के बारे में बात किया, 8 जो है मुख्य पहलुओं के बारे में बात किया जिससे किसी भी व्यक्ति के कॉम्प्लेक्स नेचर को समझा जा सकता है। वो 8 की एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कि हमारा जो है अनकॉन्शियस एस्पेक्ट हो गया, ईगो फोर्सेस, बायोलॉजिकल बीइंग, जो हमारी कंडीशनिंग होती है, कंडीशनिंग एंड शेप्ड बाय द एक्सपीरियंसेस एंड इन्वायरमेंट्स। इसके अलावा कॉग्निटिव डायमेंशन होते हैं। इसके अलावा व्यक्ति में कुछ स्पेशल ट्रेट्स होते हैं, स्किल्स होते हैं, ये हो गया। इसके अलावा दूसरा अलग डायमेंशन है स्पिरिचुअल डायमेंशन, भी व्यक्ति के पर्सनालिटी को अलग करते हैं, पर्सनालिटी को बनाते हैं। और इसके अलावा है इंटरेक्शन, जैसे कि जो पर्सन और इन्वायरमेंट का इंटरेक्शन होता है उसके थ्रू भी हमारी पर्सनालिटी डेवलप करती है। तो जो हमारा अनकॉन्शियस एस्पेक्ट है वो कुछ इस तरीके से होता है, जैसे कि हमारे माता पिता हैं उनको जो हमसे कहते हैं, जो करने के लिए हमसे कहते हैं दूसरों के साथ, वैसा ही हम करने लगते हैं। हम कभी ये नहीं सोचते कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो चीज़ें हमारे अनकॉन्शियस में चली आती हैं दूसरों को देख देख करके। ठीक है। तो जैसा वो कर रहे हैं वैसा हम भी करने लगते हैं। ये हमारा अनकॉन्शियस एस्पेक्ट होता है जो हमारी पर्सनालिटी को सेव करता है। और दूसरा उसके बाद आता है ईगो फोर्सेस जो होते हैं, जैसे कि किसी भी चीज़ को लेकर के हमारी कुछ मास्टरी होती है, सेंस ऑफ मास्टरी, हम उसको मेंटेन करके रखना चाहते हैं। कंसिस्टेंसी होती है कि हमें तो ये चीज़ करना है, ये इस पर हमारी मास्टरी है, ये मैं ही कर सकता हूँ। तो जो अहम की भावना होती है वो भी हमारे जो है ईगो जो एस्पेक्ट होता है हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करता है। इसके अलावा जो बायोलॉजिकल चीज़ें होती हैं, जैसे कि जीन्स होते हैं, फिजिकल फिजिकली हम कैसे होते हैं, फिजिकली साइकोलॉजिकली कुछ बच्चे ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते हैं, तो वो भी हमारी पर्सनालिटी को सेव करता है। कुछ लोग होते हैं स्ट्रेस को जल्दी से झेल लेते हैं, कुछ लोग जल्दी स्ट्रेस को नहीं झेल पाते हैं। ठीक है। इसके अलावा हम जिस इन्वायरमेंट पे रहते हैं वहाँ पर हमारी कंडीशनिंग हो जाती है, हमें शेप दे दिया जाता है कि तुमको यही चीज़ बनना है। जैसे आप हमारे सोसाइटी में देख लीजिए, ज़्यादातर लोग सरकारी नौकरी के लिए जो है खूब प्रिपरेशन करते हैं, 5 साल 10 साल लगाते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट ही ऐसा, वो जिस इन्वायरमेंट से आ रहे हैं, एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास वाला इंसान, वहाँ पर ज़्यादातर सरकारी नौकरी के बारे में बातचीत की जाती है। तो उनका भी धीरे धीरे वो कंडीशनिंग होती है कि सरकारी नौकरी ही अच्छी है, तो वो इस तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। इसके अलावा जो होता है हमारा कॉग्निटिव डायमेंशन होता है, हम जैसे लोगों के बीच में रहते हैं, जो जिस तरह की बातें हम सुनते हैं वैसी हमारी थिंकिंग भी होने लगती है, हम भी वैसे ही सोचने लगते हैं। तो जैसे हमारे आसपास के लोग बातचीत करते हैं एक दूसरे से, हमारी भी बातचीत धीरे धीरे वैसे ही होने लगती है। इसके अलावा अलग अलग लोगों में कुछ स्पेसिफिक ट्रेट्स होते हैं, स्किल्स होते हैं, जिसके कारण उनकी जो पर्सनालिटी होती है वो आकार लेती है। जैसे कि आप देखे होंगे कुछ बच्चे जो है मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे ड्राइंग में बहुत अच्छे होते हैं, कला बहुत अच्छी बना लेते हैं। तो हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ अपने स्पेशल स्किल्स होते हैं, उस पर वो और अच्छा काम करते हैं, तो और बढ़िया ड्राइंग करते हैं, और अच्छे से मैथमेटिक्स है, क्वेश्चन है जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये भी हमारे जो है पर्सनालिटी को जो है बनाने में एक एक एस्पेक्ट है। इसके बाद स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है। बहुत से लोग अपने एग्जिस्टेंस के बारे में क्वेश्चन करते हैं, जैसे हु एम आई, मैं कौन हूँ, इसके बारे में, क्योंकि एक इंसान एक रोबोट तो है नहीं, एक कंप्यूटर है नहीं,
तो इंसान को जो है हैप्पीनेस भी चाहिए होता है, सेल्फ फुलफिलमेंट चाहिए होता है। तो कुछ लोग जो है इस तरफ ज़्यादा उनका झुकाव होता है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ, तो वो भी उनके व्यक्तित्व को एक अलग तरह से आकार देती है। इसके अलावा होता है इंटरेक्शन, कि हमारा पर्सन एक व्यक्ति जो है एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में रहता है, ठीक है। कुछ लोग को शहर बड़ा अच्छा लगता है, कुछ लोग को गांव बहुत अच्छा लगता है। तो जिसको जैसा इन्वायरमेंट मिलेगा, एक व्यक्ति को इंटरेक्शन भी उसी तरीके से होगा, तो वो भी एक व्यक्ति के जो व्यक्तित्व है उसको जो है निर्माण करती है। तो ये 8 तरह के जो पहलू हैं, ये सभी मिल कर के हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, जिससे हम किसी भी व्यक्तित्व को हम समझ सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आठों सब में हो, बट कोई ना कोई एक जो है एस्पेक्ट किसी के कोर में होगा, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर हावी होगा। कोई 2, 3, 4 हो गए, तो उससे हम किसी भी व्यक्ति के पर्सनालिटी को अच्छे से हम समझ सकते हैं। आगे आने वाले वीडियो में हम पर्सनालिटी और साइंस के बारे में जानेंगे कि दोनों एक दूसरे से किस तरीके से जुड़े हुए हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो ज़रूर देखें।